नमस्कार। आज मैं आपको प्याज के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। एक चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये बहुत ही सेंसिटिव बिज़नेस है, तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। मैं सारी बातें बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और समझा दूं कि मैं इस वीडियो में आपको एक छोटे दुकानदार से लेके एक्सपोर्ट कैसे करें, साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप कमीशन एजेंट बन सकते हैं कि वहाँ से माल लिया उस मार्केट से और आप अपने क्षेत्र में बेचें। सारी बातें मैं इसमें आपको समझाऊंगा। कुछ बातें ऐसी रखूंगा कि आपको ये समझ में आए कि इसमें नुकसान कैसे हो सकता है, फ़ायदा कैसे हो सकता है। बहुत सेंसिटिव है, इसमें समय समय पे सरकारें एक्सपोर्ट पे बैन लगाती हैं, तो इस पर भी ध्यान रखना है। और क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये बिज़नेस, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्याज के जो रेट है ना, 5 रुपए से लेके कहो एकदम 100-200 रुपए तक हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, कौन लोग हैं जो इस बिज़नेस में सफलता प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यार ये बिज़नेस करने से पहले बहुत सावधानी बरतना, क्योंकि इसके रेट जो हैं बहुत फ्लैक्चुएट होते हैं। तो जितना आप सावधानी बरतोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा कमा पाओगे, क्योंकि जिस चीज़ में रेट ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं प्रॉफिट भी उसमें बहुत अच्छा होता है, तो लॉस भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि इस बिज़नेस में जीतता कौन है जो इसमें फ़ायदा कमा पाता है। तो एक बात समझ लो, इसको प्रिजर्व करना थोड़ा सा टिपिकल है। बहुत साधारण से कोल्ड स्टोरेज में जैसे आलू को प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोरेज करना जिसके एक तरीके से मैं बात करूं तो बहुत टिपिकल है। जो व्यक्ति स्टोरेज करने में कुशल होता है, जो किसान या जो व्यापारी या जो व्यक्ति बिजनेसमैन इसके स्टोरेज में कुशल होता है, वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है। तो ये बात सबसे फंडामेंटल थी, तो मैंने कहा कि आपको सबसे पहले बताएं। अब जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, आप सबके दिमाग में आएगी कि सर मैं कहाँ से माल खरीदूं। एकदम बहुत ही जेन्यून क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के पिंपल गांव मार्केट से आप माल खरीद लो। एकदम सही सी बात है कि वो मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। इंडिया के सबसे ज़्यादा अगर प्याज कहीं से आता है तो वो इसी मार्केट से आता है। महाराष्ट्र में है, नासिक के पास 30 किलोमीटर दूर है ये मार्केट। अब मैं ऐसा आपको सलाह नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आपने किस क्षेत्र में रह के ये वीडियो देखा, और अगर मैं आपको हर जगह से यही सलाह दे दूँ कि इस मार्केट से आप माल ले लो, तो आपके कन्वेंस, आपके आने जाने और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी और आपका बिज़नेस में लॉस हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी आपकी क्षेत्र की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है, जैसे मेरे क्षेत्र की होलसेल मंडी है चक्करपुर, तो वहाँ पे सारी जगह से माल आता है। तो आपके क्षेत्र में भी ऐसे कोई बहुत बड़ी होलसेल मंडी होगी, सब्जी मंडी जिसको बोलते हैं, आपको वहाँ विज़िट करना है। कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ। आपको वहाँ विज़िट करना है। कुछ आड़ती, जिनको हम लोगों की तरफ आड़ती बोलते हैं, आपकी तरफ स्टॉकिस्ट बोलते होंगे, कमीशन एजेंट बोलते होंगे, जो भी नाम कोई भी परिभाषा हो आपके क्षेत्र में, उनके पास जाना है। उनके से बात नहीं करनी है कि बात करने लगे। कोई आपका जवाब नहीं देगा, कोई आपको इंटरटेन नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, और ना ही अपनी बिज़नेस के कोई क्लू बताता है। तो बस आपको ये देख लेना है उस मंडी में टहल के कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कमीशन एजेंट हैं या कौन कौन सी जगह है। ठीक है, आपने देखा। अब मान लीजिए उस समय उस मंडी में कहीं से तो प्याज आ रहा होगा, 100% सीधी सी बात है, कहीं से तो प्याज आ रहा होगा। बहुत ध्यान से समझना, उन व्यापारियों के पास या उन स्टॉकिस्ट के पास कहीं से प्याज आ रहा होगा। करते कैसे हैं मैं समझाऊं। जो मेन, जैसे मैंने आपको समझाया कि जहाँ से मंडी से माल आ रहा है वहाँ पे उनका एजेंट होता है, वहाँ से माल आ गया, इन्होंने अपनी जगह उतारा और माल को सेल कर दिया। इतना सा काम होता है, और इनका 1%, 2%, 3% हर जगह का अलग अलग होता है। उस तरीके से ये अपना फ़ायदा ले लेते हैं। यही एकदम तरीका है। कोई ये स्टॉक अपने पैसे से माल नहीं मंगवाते, ना ही अपने पैसे से माल मंगवा के रखते हैं। यही तरीका होता है। तो आपको करना क्या है कि आपने देखा कि इनके यहाँ माल उतर रहा है, ठीक है, उतर जाने दो, ट्रक वाला माल उतार रहा है ना। तो आपको क्या बात करनी है, आपको उस ट्रक ड्राइवर से बात करनी है, उस ट्रक ड्राइवर के क्लीनर से बात करनी है। हो सकता है एक बार आप सफल ना हो, दूसरे ट्रक ड्राइवर, तीसरे ट्रक ड्राइवर से बात करनी है कि माल एक्चुअल में आया कहाँ से है। ठीक है,
जब आप समझ जाओगे कि यार माल यहाँ से आया है या माल यहाँ से आ रहा है, अब आपको उसी मंडी में जाना है। एक बात समझ लो, क्यों मैं उस मंडी की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों नासिक और गुजरात या कर्नाटका इस मंडियों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ से आपके पास से माल आ रहा होगा वो सबसे अच्छी और बेस्ट मंडी होगी ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, आपके यहाँ के टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग टाइप का प्याज होता है, तो इस हिसाब से सबसे अच्छी मंडी होगी। अब आपको करना ये है कि आप 2 4 5 जो ट्रक्स आए हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आप ये वॉच करो कि मोस्टली ट्रक आ कहाँ से रहे हैं। हर समय अलग अलग जगह से आते हैं, क्योंकि सीज़न के हिसाब से अलग अलग मार्केट में, अलग अलग क्षेत्र की मार्केट में प्याज की आवक होती है। तो आपने समझ लिया कि इस समय यहाँ से मंडी से माल आ रहा है। मोटा मोटा वो ये भी बता देगा कि भाई उस वहाँ क्या रेट चल रहा है, ठीक है। उस ट्रक ड्राइवर का नंबर भी ले लो कि भैया नंबर दे दो, तो वहाँ और ये भी बात कर सकते हो कि जिसके यहाँ से माल आया आप प्लीज़ मुझे उससे बात करा दीजिएगा, आप उसका नंबर ले सकते हो। इसके बाद करना ये है कि अब आपने, जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि फ़लानी मंडी से यहाँ आपकी मंडी में होलसेल में माल आता है, ठीक है। आपने पता कर लिया, सुबह जब ऑक्शन हो रहा है आपकी मंडी में भी नीलामी होगी कि इस रेट पे माल बिक रहा है, बोली लगती है, तो जब बोली लगे तब भी आप प्रेजेंट रहो। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमारी मंडी में, यानी आपकी मंडी में, बहुत ध्यान समझिएगा, आपकी मंडी में ये रेट चल रहा है। आपको पता चल गया कि भाई मेरी मंडी में प्याज का ये रेट चल रहा है। इसके बाद आपने वहाँ फ़ोन कर लिया, वहाँ फ़ोन करके पूछ लिया कि वहाँ की मंडी का क्या रेट आज का रहा। दोनों मंडियों को आपने मैच करा लिया। प्लस ट्रक ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर था उससे आपने ये पूछ लिया कि भाई वहाँ से यहाँ तक का भाड़ा क्या लगा। वो ट्रक ड्राइवर 100% बता देगा कि भाड़ा क्या लगा। तो अब आप कैलकुलेट करो कि आज की मंडी में वहाँ का रेट, जहाँ से ये माल आया है वहाँ का रेट मान लिया 25 रुपये किलो था, ठीक है। और जहाँ पे आपका ये नीलामी हो रही है यहाँ पे रेट माना 45 रुपये किलो नीलाम हुआ। तो यानी 25 और 45 यानी 20 रुपये बीच का डिफरेंस रहा। आपने ये आइडिया लगाया कि भाई 10 रुपये इसके कट्टे का ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ठीक है, यानी 10 रुपये बचत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बिज़नेस की रीढ़ में बता रहा हूँ आपको, बहुत बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ कि आपको बात किससे करनी है। ट्रक, जो माल जिस ट्रक ने उतारा है उस ट्रक वाले से आपने बात कर ली कि भाई ये माल कहाँ से आया। फिर से मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिए, ये माल आया कहाँ से है, ठीक है। अब जब आपको पता चल गया कि ये माल वहाँ से आया है और आपने ट्रक वाले से उस प्लेस का भी नंबर ले लिया जहाँ से माल आ रहा है, उस ट्रक वाले के पास तो नंबर होगा ना। ये एक ट्रक वाले से सफलतापूर्वक नहीं हो पाएगा, ये भी मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं इतने सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो 2 4 5 6 ट्रक वालों से आप नंबर ले लें। हो सकता है 4 लोग दे दें, हो सकता है 5 ट्रक वाले ले दें, हो सकता है 3 ट्रक वाले दे दें, लेकिन आपके पास 3 4 आड़ती जो वहाँ पे बिज़नेस ऐसा प्याज का करते हैं उनके नंबर आ जाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ, जहाँ जिस मार्केट में आप हो, जहाँ आपका घर है, उस मार्केट की तो बारे में पता है ना। यहाँ पे सुबह आप आ गए, आपने देखा कि यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है, यानी ऑक्शन मतलब नीलामी हो रही, प्याज की नीलामी होगी, ठीक है। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे छोटे आड़ती हैं या छोटे व्यापारी हैं, वो वहाँ से प्याज खरीदते हैं आपकी मंडी से। आपने चुप रहना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। आप समझ लिए कि यहाँ पे 25 रुपये का रेट चल रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। आपने फ़ोन किया उस मंडी में जहाँ से वो ट्रक आया था, ठीक है। 3 लोग थे ना, तो एक को फ़ोन किया, दूसरे को फ़ोन किया, तीसरे को फ़ोन किया। किसी ने बताया भाई 25 रुपये रेट था, किसी ने बताया 26 रुपये, किसी ने बताया 23 रुपये। आप एक और एवरेज मान लो कि हाँ ठीक है 25 रुपये में वहाँ पे मोस्टली एक कॉमन सेल हुई है। और यहाँ देखा आपने कि 45 रुपये में एक कॉमन सेल हुई है, देख लिया, ठीक है। एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपने देखा 20 रुपये का डिफरेंस है उस मंडी से जहाँ से माल आया है और अपनी मंडी में, ठीक है। जब आपने ये देखा 20 रुपये का मतलब डिफरेंस है, और आप पहले ही 4-5 ट्रक वालों से पूछ चुके हो कि उस मंडी से आपकी मंडी तक का ट्रांसपोर्ट भाड़ा क्या है, तो उसने बता दिया 10 रुपये कट्टी, 5 रुपये कट्टी, जो भी रहा हो, ठीक है। तो आपने उस प्रॉफिट में से उस चीज़ को घटा दिया, तो आपको लगा यार 15 रुपये बच रहे हैं या 10 रुपये बच रहे हैं या 5 रुपये बच रहे हैं, जो भी बच रहा है। तो आपको समझ में ये आ गया कि अगर मैं उस मंडी से माल लाऊंगा, अपने यहाँ बेचूंगा, तो कभी 10 रुपये बचेगा, कभी 7 रुपये का बचेगा, कभी 5 रुपये बचेगा, कभी 6 रुपये, इस टाइप से कुछ रुपए आपको बचेंगे। तो यानी बिज़नेस तो क्लियर हो गया कि अगर मैं वहाँ से माल उठाऊंगा, ट्रक में ला दूंगा, यहाँ पे उतारूंगा और यहाँ से मैं सेल करूंगा, तो मेरे इतने रुपए बच रहे हैं लगभग। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि
अगर आपने मान लीजिए वहाँ से उस दिन, देखिए सेम डे तो आ नहीं जाएगी या सेम डे तो ऑक्शन हो नहीं जाएगा, आपने ऑक्शन का डेट देखी है एक ही, अब दूसरे दिन भी उस मंडी का रेट देख लो और इस मंडी का रेट देख लो, तो उसमें देखो कि सिमिलर ही रहता है लगभग लगभग। लेकिन अब आपका लक अगर ख़राब रहा तो आपने जिस दिन वहाँ से माल लदवाया है और दूसरे दिन जब यहाँ माल उतरा तो बहुत बड़ा अगर फ्लक्चुएसन ना आया तो आपका फ़ायदा होना तय है। सीधी सी बात है, आपको सब कैलकुलेट आपने कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन कैलकुलेट कर लिया है, उस मंडी का भाड़ा चेक कर लिया है कितने का है, इस मंडी का चेक कर लिया कितने का, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया है, सारे खर्चे जो उस मंडी आपकी मंडी में जितने %, देखिए लाइव आप नहीं बेच पाओगे, बेचना आपको उसी आड़ती के साथ पड़ेगा जो वहाँ का कमीशन एजेंट है आपकी मंडी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि उससे कटुता नहीं करनी है, उससे भी व्यवहार बनाना है, उससे भी बात करनी है कि सर हम वहाँ से माल लाएंगे, आपकी आड़त में उतारेंगे, वो 1-2% जो लेगा, देखिए वो सिर्फ आपके बिकवाने का पैसा लेगा, आपके वहाँ पे आ गया और आपने बेच दिया, बिचवा दिया, वो बिचवाएगा, उसका पैसा वो लेगा। तो अब आप ये सारे खर्चे हटा के ये देखो कि आपका शुद्ध प्रॉफिट कितना बच रहा है। स्टॉक लगाने की इस मॉडल में ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से उठवाए यहाँ पे मंडी में बेच दिए। एक मॉडल ये है जो आपको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, पूरा बात बताई कि ऐसे करके आप बिज़नेस कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। एक तरीका ये है जो सबसे सेफ़ तरीका है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने का खतरा नहीं है क्योंकि एक दिन में ही आप माल बेच दोगे वहाँ से लेके यहाँ पे। दूसरा तरीका ये है कि अभी मैं 2 तरीके बताऊंगा कि एक तरीका ये कि आपको स्टॉक लगाना है, दूसरा तरीका ये एक और बताऊंगा कि आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, तीसरा तरीका ये भी बताऊंगा कि आपको झल्ली में माल कैसे बेचना है, यानी कि रोड साइड माल कैसे बेचना है। तो इस वीडियो को देख के आप कुछ भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, स्टॉक लगाने का। स्टॉक कैसे लगाने का कि आपने जो बड़ी मंडी मैंने बताई महाराष्ट्र में पिंपाल गाँव जो है ना, वो मंडी मैंने आपको बताई, वहाँ आप गए, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, वहाँ मंडी में गए तो वहाँ पे हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। जैसे सबसे पहले तो वहाँ पे लाइन से आपके ट्रैक्टर खड़े होंगे जिसके नीचे वो हाफ ट्रैक्टर, नीचे ट्रैक्टर जो हमारे खेत जोतते हैं, जो कृषि कार्य में यूज़ करते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो आधा ट्रॉली होती है जो आधी ट्रॉली नीचे फैला देते हैं ताकि लोग समझ सकें कि किस तरीके का क्या प्याज है, कोई चोरी ना हो कि यार ऊपर ऊपर अच्छा लगा दिया नीचे। तो इस तरीके से लाइन से वो सब कर देते हैं। अब आपको बिना कमीशन एजेंट के आप वहाँ प्याज नहीं खरीद सकते हो क्योंकि जिसके पास लाइसेंस होगा वही वो प्याज बिकवाता है, वही प्याज खरीदता है। तो आपको एक कमीशन एजेंट ज़रूर लेना पड़ेगा वहाँ पे। आपने मान लो देखा कि भाई इसका प्याज अच्छा है, आपने वहाँ बोली में भाग लिया और एक फाइनल बोली हो गई। अब आपको 2 तरीके मैं बताना जा रहा हूँ, एक तो एक्सपोर्ट का और एक जो है वहीं पे स्टॉक लगा के बेचने का। एक्सपोर्ट में एक चीज़ याद रखो, आपके पास सारे लाइसेंसेस होने चाहिए और गवर्नमेंट उस समय बैन ना लगाए हो, ये भी ध्यान रखना। कई बार गवर्नमेंट जब प्याज की रेट बढ़े होते हैं तो वो एक्सपोर्ट में बैन लगा देती है, वो समय समय पे अलग अलग रूल्स रहते हैं। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो रूल कुछ हैं, लेकिन कल जब आप देख रहे हो तो कुछ हो सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना। अब किस कंट्रीज़ में ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, तो जितने मिडिल ईस्ट है यानी दुबई हो गया, ईरान, इराक, ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं बीच में, इसमें प्याज की बहुत अच्छी खपत होती है और मोस्टली इन्हीं कंट्रियों में हमारा प्याज एक्सपोर्ट होता है। अब एक्सपोर्ट के पहले क्या करते हैं, आपने मान लीजिए आपने 25 टन माल एक्सपोर्ट करना है कंटेनर से, तो क्या हुआ कि पहले आपने एक ट्रॉली, वहाँ तो ट्रॉली से आएगा तो हर ट्रॉली में 25 टन तो एक ट्रॉली में आ नहीं जाएगा, तो कम से कम 4-5 ट्रॉली आपने माल खरीदा। इसके बाद वहाँ ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग का मतलब होता है एक साइज़ का माल वो छांटते हैं। तो 55 mm का जो माल होता है वो ज़्यादातर दुबई वगैरह में वही चलता है, बड़े क्वालिटी का अच्छा एक सामान। तो वहाँ सबको पता है, जो ग्रेडिंग करते हैं उन्हें पता है। तो आपने माल ख़रीदा और वहीं पे वेयर हाउसेज हैं, मतलब स्टॉक लगाने के लिए, वो जहाँ पे जैसे ट्रॉली खरीद लिया वहाँ जाके तौला जाएगा और फिर वहीं पे आपकी ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग के बाद आपका हर माल अलग कर लिया जाएगा, जो अच्छा माल है, जो आपके एक्सपोर्ट का माल है उसको अलग कर लिया गया, छोटा माल हटा दिया गया और फिर छोटा माल आप उसी मंडी में बेच सकते हो या कहीं और अपना ले जा सकते हो। लेकिन आपको जो ज़रूरत का माल है वो बड़ा एक साइज़ का माल होगा, वो ग्रेडिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर रखा है और आपके पास लाइसेंस है तो।
ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। लेकिन जितनी भी दुबई वगैरह है वो तुरंत नगद पैसे नहीं देती, आपको किसान को नगद देना पड़ेगा, लेकिन वो लोग आपको 3 महीने 4 महीने जैसा फिक्स हो उस टाइप से आपको पेमेंट करते हैं। बाकी बहुत सावधानी एक्सपोर्ट में करनी ज़रूरी है ताकि आपका पैसा ना फंसे। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में यही बताया था कि जितनी अच्छी प्रिजर्वेशन आप कर लोगे उतना अच्छा पैसा कमा पाओगे। जैसे 5 रुपये किलो या 10 रुपये किलो करंट टाइम पे प्याज चल रहा होगा, अगर जो सीज़न है तो अगर सीजन है तो 5-10 रुपये किलो प्याज वहाँ पर रेट चल रहा होगा। जब 5-10 रुपये किलो रेट चल रहा होगा तो ऐसा तो आपने ख़रीद लिया प्याज। अब ख़रीदने के बाद उस मंडी से आपने प्याज ख़रीदा और आपने कहीं स्टॉक लगाया, और जब प्रॉफिट हुआ, आपको लगा 5 रुपये 10 रुपये वाला 20 रुपये हो गया, 25 रुपये हो गया, तो आपने अपने स्टॉक को बेच दिया। अब स्टॉक कहाँ लगाओगे, आप ये भी क्वेश्चन होगा कि सर मैं तो बाहर का हूँ, मैं स्टॉक, तो वहाँ पे वेयर हाउस किराए पे मिलते हैं, स्टॉक गोडाउंस किराए पे मिलते हैं। तो आपने गोडाउन लिया किराए पे, अपना माल जितने समय रखोगे उतने समय का उन्होंने रेट लिया, और जब आपको बेचना है उसी मंडी में ला के आपने बेच दिया। तो आपके कन्वेंस लगा, लेबर लगी, जो स्टॉक लगाने के लिए जो गोडाउन किराए पे लिया उसका भाड़ा लगा, और फिर आपने देखा कि इतना रुपए रेट आया तो आपने प्रॉफिट बना के भेज दिया। जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो यही है कि जो जितना अच्छा प्रिजर्वेशन या स्टॉक कर लेता है, ख़राब होने से अपने माल को बचा लेता है, उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट में रहता है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, स्टॉकिस्ट हो, कोई भी हो। लेकिन जो मैंने सबसे पहला मॉडल बताया था आपको, ट्रक वाले से बात करके और अपने क्षेत्र में माल तो किसी रेट में चल रहा हो, आपने वहाँ से उठाया, अपने क्षेत्र में माल बेचा, बीच का प्रॉफिट कमा लिया, ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी आपने ये वाला भी देखा, ये वाला। अब लास्ट वाला जो एक है जिसमें आप अपने रोड साइड में बेच सकते हो, यानी छोटे व्यापारी हो, तो आपको कहीं नासिक और गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका क्षेत्र में मंडी है आप वहाँ से माल खरीदो। छोटे हैंड रिक्शा होते हैं या रोड साइड जगह होती है, वहाँ जाके अपना 1 बोरा 50 किलो, 1 कट्टा 2 कट्टा माल ले जाके बेचने की कोशिश करो। छोटी छोटी थैलियाँ बनाओ, ऐसे तौल तौल के माल कब तक बेचोगे। छोटी छोटी थैलियाँ बना लो कि भाई ये 1 किलो, ये 2 किलो, ये 5 किलो की है, ये इतने की, इतने की, सीधा सीधा माल बेचने की कोशिश करो, तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। अब रेट क्यों बढ़ जाते हैं? रेट इसीलिए बढ़ जाते हैं कि इसका प्रिजर्वेशन बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता है, और मांग हमेशा रहती है। हर सीज़न में प्याज की ज़रूरत है, हर सीज़न में लोग प्याज खाते हैं, तो इसकी मांग हमेशा बरकरार रहती है, लेकिन प्रोडक्शन जो होता है वो घट जाता है। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, कर्नाटक में अलग समय पे होता है, गुजरात में अलग समय पे होता है, नासिक में अलग समय पे होता है। तो जब अलग अलग समय पे ये होते हैं तो इसका संतुलन बना रहता है। लेकिन अब रेट कब बढ़ जाते हैं? जब संतुलन बना रहता है, लेकिन कहीं जैसे मान लीजिए कर्नाटक में जब प्याज की बुआनी हो रही थी या उसकी कटाई हो रही थी, उस समय कस के पानी बरस गया, तो होता क्या है, जब वो पानी बरसा तो वो वहाँ का प्याज सड़ गया, ख़राब हो गया, अच्छी उपज नहीं हो पाई। तो और जहाँ पे होता था, पहले हुआ था, वहाँ पे प्रिजर्वेशन नहीं हो पाया, मतलब उतने समय तक प्याज नहीं टिक पाया, वो ख़राब हो गया। तो जिन्होंने अच्छा प्रिजर्वेशन किया हुआ था उनकी कीमत बहुत गुना बढ़ गई। तो जो अब यहाँ पे जीता कौन? किसको अच्छा प्रॉफिट मिला? जिसने प्रिजर्वेशन अच्छे से करके रखा था, क्योंकि ये अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाता, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये बात समझो कि जहाँ पे क्यों माल एकदम से रेट बढ़ जाता है, घट जाता है, वो इसका कारण यही है कि जहाँ पे जो फसल होनी होती है, अगर वो ख़राब हो गई किसी कारण से, उसका उत्पादन अच्छा नहीं हो पाया, तो लोड उस फसल पे आ जाता है जो पहले की है। और अगर पहले को ठीक से प्रिजर्व जिसने करके रखा है उसके रेट अच्छे मिल जाते हैं, जिसने नहीं करके रखा है, ख़राब हो गया तो उसका तो ख़राब ही हो गया। तो ये रही मोटी मोटी बात जो मैंने आपको समझाई, बताई प्याज के बारे में, इसके बिज़नेस के अलग अलग तरीके के बारे में। ये मैंने एक आउटलाइन आपको दी है, बाकी मेहनत आपकी है। जितनी मेहनत अच्छे से करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट पा पाओगे।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हम इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से हम समझेंगे उन बातों को, तो हमारा किसान भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे, आप भी पैसे कमा पाओगे। अगर दोनों इकोसिस्टम अच्छे से काम करेंगे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ होगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोटो है मेरा, वो आप सबको रोज़गार देना, किसानों की दशा को अच्छा करने में मदद करना। मैं एक बहुत छोटा सा प्यादा हूँ, मैं बहुत छोटे सा व्यक्ति हूँ। कोशिश है, बस एक ऐसी कोशिश है जैसे भगवान राम के जब पुल बन रहा था तो गिलहरी करती थी ना, कि अपने रोए में मिट्टी लपेट लेती थी और पुल में जाके हिला देती थी। तो बहुत छोटी कोशिश है इतने बड़े और इतने सुंदर अपने भारत देश के लिए, बट कोशिश तो करनी चाहिए। जो हो सकता है वो करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति कोशिश करेगा तो ज़रूर एक बड़ा प्रयास सफल होगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।